welcome to Academics for CSE. Myself Pranay. Friends, today we will be discuss about the most important biology questions for 67th BPSC prelims in both medium हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 67वें बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह हमारा जो सेशन होगा वह बाइलिंगुअल होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन B12 कंटेंस, अर्थात विटामिन B12 रखता है। इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि सामान्यतः बीपीएससी भी अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं में 5 ही ऑप्शन देता है, जिसमें जो ऑप्शन नंबर ई है, अर्थात जो 5वां नंबर ऑप्शन होता है, उसमें इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन बी में है कोबाल्ट, ऑप्शन सी में है जिंक और ऑप्शन डी में है कैल्शियम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोबाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है हृदय, ऑप्शन सी में है दांत और ऑप्शन डी में है यकृत और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दांत को। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन, या औद्योगिक मेलानिज्म का एक उदाहरण है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात परिवेश के साथ सुरक्षात्मक समानता या प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है ज़्यादातर कीड़े श्वसन क्रिया करते हैं, अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि कीड़े श्वसन क्रिया किस रूप में करते हैं। इसमें भी 5 ऑप्शन दिया हुआ है। जो ऑप्शन नंबर ए है वह कह रहा है थ्रू दियर स्किन, ऑप्शन नंबर बी है उनमें है कि उनके ट्रेकियल सिस्टम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी है वह है कि उनमें फेफड़ों के माध्यम से, और ऑप्शन नंबर डी है थ्रू दियर ग्रिल्स, अर्थात गलफड़ों के माध्यम से, और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उनके ट्रेकियल सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में किसी भी भूमिका पर विश्वास नहीं किया, जिसमें से जैविक विकास में निम्न में से एक है। अर्थात डार्विन इन हिज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिडंट बिलीव इन एनी रोल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है परजीवी और शिकारी प्राकृतिक दुश्मन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सी डी, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का एक आंसर है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है निम्नलिखित में से कौन एक पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन में से एक आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर ए है आयरन, इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्थात जो लोहा है वह पौधों के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बाकी जो 3 है मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीज, यह पौधों की लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है निम्नलिखित सेल ऑर्गेनल में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। सॉरी, इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन नंबर डी है नाभिक। विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन्स इज सेमी परमिएबल। इसमें भी 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है सेल वॉल एंड चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस एंड 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है आनुवंशिक कोड शब्दकोश में सभी 20 आवश्यक अमीनो एसिड कोड के लिए कितने कोडन का उपयोग किया गया है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है 20,
नेक्स्ट है 64, नेक्स्ट है 61 एंड नेक्स्ट है 60 और ऑप्शन डी है ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन 1। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 64। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एन ऑर्गन इन विच आरबीसी फॉर्म्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, एक अंग जिसमें मानव शरीर में आरबीसी बनता है। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में आरबीसी का निर्माण किया जाता है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात बोन मैरो या अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण किया जाता है। अर्थात मानव शरीर के बोन मैरो या अस्थि मज्जा भाग में आरबीसी का निर्माण होता है। देखिए सामान्य स्थिति में एक यदि जनरल वे में बात करें तो सामान्य स्थिति में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। लेकिन जब मानव का विकास भ्रूण अवस्था में रहता है, जब मानव अपने विकास के भ्रूण अवस्था में रहता है तो उस स्थिति में आरबीसी का विकास यकृत में किया जाता है। अर्थात आरबीसी के संदर्भ में 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि एक समान स्थिति में मानव है तो ऐसी स्थिति में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होगा। लेकिन यदि मानव अपने भ्रूण अवस्था अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में आरबीसी का निर्माण लीवर या यकृत में किया जाएगा। लेकिन यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि एक अंग जिसमें मानव शरीर में आरबीसी बनता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बोन मैरो। नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्रणालीगत हृदय को संदर्भित करता है। निम्न में से कौन ऑप्शन प्रणालीगत हृदय को सिस्टमैटिक हार्ट्स रेफर्स टू। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हृदय जो तंत्रिका तंत्र से उत्तेजना से तहत अनुबंध करता है। इसी प्रकार से 4 और ऑप्शन दिए हुए हैं बी, सी, डी और ई। जो ऑप्शन नंबर बी है वह कह रहा है कि बाएं कशेरुका एवं बाएं वेंट्रिकल उच्च कशेरुक में। ऑप्शन नंबर सी है वह कह रहा है पूरा हृदय निचले कशेरुक में, इंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स। और ऑप्शन नंबर जो डी है वह कह रहा है मनुष्य में एक साथ 2 निलय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बाएं कशेरुका और बाएं वेंट्रिकल उच्च कशेरुक में, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है वह है मानव शरीर के प्रतिवर्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। अर्थात द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड एट। ऑप्शन नंबर ए है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मेंडुला ऑब्लागेंटा एंड ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका कोशिका। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेरिबेलम। नेक्स्ट प्रश्न है एक जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र 1 से 3 और संख्या में कितने हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात एक जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र 1 से 3 तक होते हैं और संख्या में ये एक ही सेल के भीतर परिपत्र और साथ में ही रैखिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। यह जो प्रश्न है वो 67th बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है लैक का क्या अर्थ है जिसे हम लैक ऑपेरॉन भी कहते हैं। व्हाट डज लैक रेफर्स टू इन व्हाट वी कॉल द लैक ऑपेरॉन। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। लैक्टोज है, लैक्टेज, लाक्टेट एंड संख्या। इसमें भी 5वां जो ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, नन ऑफ द एबव या मोर देन 1। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लैक्टोज। लैक को या लैक ऑपेरॉन को लैक्टोज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडुला ऑब्लागेंटा द्वारा अध्ययन किए गए मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 मटर पात्रों को नियंत्रित करने वाले जीन अब कितने अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होने के लिए जाने जाते हैं। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 7।
नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के निम्नलिखित लक्षण में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता थी। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्सियल फ्लावर पोजीशन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन सीड कलर, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन पॉड कलर एंड चौथा ऑप्शन है राउंड सीड शेप। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सॉरी इस प्रश्न में जो ऑप्शन गलत हो गया है इस कारण इस प्रश्न को अभी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति हालांकि अपने आप में एक हानिकारक है लेकिन एक मच्छर के जनित संक्रामक बीमारी से संभावित मुक्तिदाता भी है। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सेलेक्ट करना है। आप लोग जब इस प्रश्न को आंसर सॉल्व करते हैं तो प्रश्न और आंसर के बीच में जो तुरंत आंसर बता दिया जा रहा है, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आंसर से अपना बनाएं, उसके बाद आंसर को मिलाएं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है मानव पुरुषों में गंजापन या मूछे और दाढ़ी उदाहरण है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि पहला ऑप्शन है सेक्स लिंक ट्रेड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है लिंग सीमित लक्षण, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्स डिफरेंशिएटिंग ट्रेड्स एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्स डिटरमाइनिंग ट्रेड्स। और ऑप्शन नंबर जो ई है वह कह रहा है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है वह है एक आनुवंशिक कोड की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया गया है। डिजेनरेशन ऑफ ए जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट मेंबर ऑफ ए कोडेन, सेकंड ऑप्शन है सेकंड मेंबर ऑफ ए कोडेन, थर्ड ऑप्शन है इंटायर कोडेन एंड ऑप्शन नंबर डी है वह है थर्ड मेंबर ऑफ ए कोडेन। तो फ्रेंड्स जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संपूर्ण कोडन। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स अर्थात जो संयोजी ऊतक है वह किसे जोड़ता है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मांसपेशियों के साथ शरीर मोटा शरीर को, जो ऑप्शन नंबर बी है वह कह रहा है मांसपेशियों के साथ पेशियों को, ऑप्शन नंबर सी है वह है मांसपेशियों के साथ हड्डियों को और ऑप्शन नंबर डी है वह कह रहा है हड्डियों के साथ हड्डियों को। देखिए यह जो प्रश्न है वह पिछले वर्ष यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मांसपेशियों के साथ पेशियां को। नेक्स्ट प्रश्न है वह है मस्ट सेल सीक्रेट्स अर्थात जो मस्तूल कोशिकाएं हैं वह किसे स्रावित करते हैं। इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो 5 ऑप्शन है वह एक प्रकार का मानव शरीर के हार्मोन है। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें इस प्रश्न का आंसर सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हिस्टामिन को। जो मस्त सेल है अर्थात जो मस्तूल कोशिकाएं हैं वह हिस्टामिन को स्रावित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है पौधे के शुष्क भार के प्रमुख भाग में शामिल है अर्थात द मेजर पोर्शन ऑफ द ड्राई बेड्स ऑफ प्लांट्स कंप्रोमाइजेज ऑफ। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो ऑप्शन नंबर बी है वह कह रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है वह है कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर जो ई है वह है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व जैविक नाइट्रोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है जिंक, चौथा ऑप्शन है मोलिब्डेनम एंड 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मोलिब्डेनम। नेक्स्ट प्रश्न है वह कह रहा है कि एक पौधे का स्टोमेटा खाली स्थान के कारण खुलता है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात इन्फ्लुएक्स ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम
आयनों का अंतर प्रवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कह रहा है कि यदि आप जंतु संघ प्रणाली के वर्गीकरण का उपयोग करते हैं तो आप आर्किया एवं नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवों को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लांट, ऑप्शन नंबर बी है फंगी, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेस्टा और ऑप्शन नंबर डी है मोनेरा। देखिए यह जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है वह है प्रोटेस्टा। तो फ्रेंड्स इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें इस प्रश्न का आंसर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मोनेरा। यह जो आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग है उसे हम लोग मोनेरा श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग यह देखते हैं कि यह जो जंतु संघ है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जंतु संघ को टोटल 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है जंतु या एनिमल, दूसरा है पादप जिसे प्लांट भी कहते हैं, और तीसरा है फंगस, और चौथा है प्रोटेस्टा, और पांचवा है मोनेरा। अर्थात जंतु संघ को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है एनिमल, दूसरा है प्लांट, तीसरा है फंगी, चौथा है प्रोटेस्टा और पांचवा है मोनेरा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं कि जंतु संघ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। और यदि आता है कि निम्न में से जंतु संघ के अंतर्गत कौन कौन से भाग शामिल नहीं है, और यदि 5 का ऑप्शन दे देता है, जैसे ऑप्शन दे देता है जंतु, प्लांट, फंगी, प्रोटेस्टा, और देता है उपर्युक्त सभी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात इनमें से सभी जो जंतु, प्लांट, फंगी, प्रोटेस्टा और मोनेरा ये सभी हैं वह जंतु संघ के भाग हैं। अर्थात जंतु संघ को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है मोजस और फर्न जैसे बीजाणुओं द्वारा प्रजनन संयंत्र को समान अवधि के तहत वर्गीकृत किया जाता है। प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर सच एज मोजेज एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्रिप्टोगैम। नेक्स्ट प्रश्न है वह है एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय। अर्थात एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा बीडल एवं टैटम द्वारा दी गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है हरे पौधे के बोरॉन में सहायता करता है। बोरॉन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एंजाइमों की सक्रियता में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह कह रहा है एंजाइम कोफैक्टर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन नंबर डी है शुगर ट्रांसपोर्ट या सुक्रोज परिवहन, और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सुक्रोज परिवहन। अर्थात यह जो बोरॉन है वह हरे पौधों के सुक्रोज परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जो 5वां ऑप्शन है वह है नोटा अर्थात नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो इस प्रश्न का जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर हमें इस प्रश्न का आंसर सेलेक्ट करना है। उसमें पहला ऑप्शन है पाइनस, ऑप्शन नंबर जो 2 है उसे साइकस, ऑप्शन नंबर सी है सेलाजिनेला, और ऑप्शन नंबर डी है मेटासेकिया, और ऑप्शन नंबर जो 5 या ई है वह है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेलाजिनेला। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिसा का उपयोग वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है, जहां प्रमुख अभिकर्मक हैं। एलिसा इज यूज्ड टू डिटेक्ट वायरस वेयर द की रेजिएंट इज। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो 5वां ऑप्शन है वह है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। पहला ऑप्शन है एल्काइन फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर जो 2 है वह है कैटालिस या उत्प्रेरित करना, और ऑप्शन नंबर जो सी है या 3 है वह है डीएनए प्रोब या डीएनए की जांच करना, और ऑप्शन नंबर जो
डी या फोर्थ है वह है RNA, और ऑप्शन नंबर जो ई या फिफ्थ है वह है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्काइन फॉस्फेट। अब हम लोग यह देखते हैं कि यह जो एलिसा है वह एलिसा क्या है। तो देखिए एलिसा जो टेस्ट है वह HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का निर्धारण किया जाता है, अर्थात एलिसा टेस्ट के माध्यम से हम HIV की पता लगाते हैं। और एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अर्थात एलिसा टेस्ट के माध्यम से हम HIV का निर्धारण करते हैं तथा एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, या ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट निम्न में से किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज क्वाइंड बाय। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एलेक जेफरी, ऑप्शन नंबर जो बी है वह है ऑप्शन नंबर बी है वह है डेविड बाल्टीमोर, ऑप्शन नंबर सी है जैकब और मोनोड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैकब और मोनोड द्वारा। तो जैकब और मोनोड द्वारा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया गया था। बेसिकली यह जो जैकब और मोनोड ने 1960 ईस्वी में ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिए थे, ये जो दोनों हैं वह फ्रांस के स्कॉलर हैं, अर्थात फ्रेंच स्कॉलर जैकब और मोनोड ने 1960 ईस्वी में ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइकोराइजा निम्न खाली स्थान का एक उदाहरण है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है सहजीवी संबंध, दूसरा ऑप्शन है अंतःपरजीवी, तीसरा ऑप्शन है वह है बाह्य परजीवी, और चौथा ऑप्शन है अपघटक, और 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट प्रश्न है वह है निम्न में से वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्थात विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। सॉरी इन नहीं, ये इज है। पहला ऑप्शन है वायरस पोजेज देयर ऑन मेटाबॉलिक, ऑप्शन नंबर जो बी है वह कह रहा है ऑल वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, ऑप्शन नंबर सी है वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है वह है न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैपेसिड, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस अविकल्पी परजीवी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है कोकोनट मिल्क फैक्टर इज, अर्थात नारियल का पानी, सॉरी ये दूध नहीं ये पानी है, नारियल का पानी निम्न में से किसका उदाहरण है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एनऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है एक गिब्रेलिन है, तीसरा ऑप्शन है ऑब्सिसिक एसिड है, एंड चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, और 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात साइटोकाइनिन। यह जो नारियल का पानी है वह साइटोकाइनिन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है एंटीबायोटिक द्वारा सृजित किया गया है, अर्थात यह जो द टर्म एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक शब्द निम्न में से किनके द्वारा दिया गया है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें सेलेक्ट करना है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आप लोग पॉज करके प्रश्नों का उत्तर बनाया करिए, उसके बाद पॉज करने के बाद जब आप प्रश्न सॉल्व कर लें उसके बाद उत्तर को मिलाया करिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सेलमैन वॉकमैन ने एंटीबायोटिक शब्द को दिया, सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा सबसे सरल एमिनो एसिड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है एलानिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइसिन, तीसरा ऑप्शन है एस्पेराइजिन, चौथा ऑप्शन है एट्रोसाइन,
पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ग्लाइसिन। यह जो ग्लाइसिन है वह मुख्य रूप से प्रोटीन में पाया जाता है। आपको इसे भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। और यह जो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा सबसे सरल अमीनो एसिड है, तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा ग्लाइसिन। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो वह है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर, इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह है सोलर एनर्जी, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है फोसाइल्स फ्यूल, इसमें है रिलीज ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर डी है वह है बायोमास बर्निंग, इसमें है रिलीज ऑफ CO2। तो हमें यह देखना है कि यह जो न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी, फोसाइल्स फ्यूल या बायोमास बर्निंग, इससे क्या क्या उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए यह जो पहला नंबर ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर, इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, तो बिल्कुल भी सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है सोलर एनर्जी, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस निकलता है, इसे अभी हम लोग होल्ड रखते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है फोसाइल्स फ्यूल बर्निंग, रिलीज ऑफ CO2, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है बायोमास बर्निंग या रिलीज ऑफ CO2, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सोलर एनर्जी से ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलते हैं। अर्थात यह जो ऑप्शन नंबर बी है वह मिसमैच्ड है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस जो कि एक ट्रांसजेनिक फसल है, इसमें क्या पाए जाते हैं। अर्थात गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेट। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है हाई प्रोटीन कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी है वह है हाई विटामिन ए कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी है वह कह रहा है हाई लाइसिन कंटेंट, और ऑप्शन नंबर डी है वह है इंसेक्ट रेसिस्टेंस। पहला ऑप्शन है उच्च प्रोटीन सामग्री, ऑप्शन नंबर जो बी है वह है उच्च विटामिन ए, ऑप्शन नंबर जो सी है वह कह रहा है उच्च लाइसिन सामग्री, और ऑप्शन नंबर जो डी है वह है कीट प्रतिरोध, और ऑप्शन नंबर ई है वह नन ऑफ द अबव है मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विटामिन ए। देखिए यह जो ट्रांसजेनिक फसल है उसमें बीटा कैरोटीन की मदद ली जाती है। ट्रांसजेनिक फसल में बीटा कैरोटीन की मदद ली जाती है, और ट्रांसजेनिक फसल खासकर आँख की रोग के लिए, जैसे रतौंधी हो गया या जिनके दृष्टि दोष है, रतौंधी या दृष्टि दोष के निवारण में ट्रांसजेनिक फसल या गोल्डन राइस का जो गोल्डन राइस का उपयोग है या गोल्डन राइस का सेवन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाई विटामिन ए या उच्च विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ एक बात और, यह जो जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है सेक्रेसिन और कोलेसिस्टोकिनिन पाचन हार्मोन है जिनका स्रवन होता है। अर्थात यह जो 2 हार्मोन है इनका स्रवन शरीर के किस भाग से होता है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एसोफेगस, ऑप्शन नंबर बी है इलियम, ऑप्शन नंबर सी है डुडेनम, एंड ऑप्शन नंबर डी है पाइलोरिक अमाशय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डुडेनम। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी के कीटाणु शोधन में नहीं किया जाता है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हैं। जो 5वां नंबर ऑप्शन है वह है नोटा अर्थात नन ऑफ द एबव या मोटा मोर देन वन। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है वह है फिनाइल, ऑप्शन नंबर सी है वह है क्लोरोमाइन, ऑप्शन नंबर डी है ओजोन, एंड ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात फिनाइल का प्रयोग पानी के या जल के कीटाणु शोधन में फिनाइल का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से सही जोड़े को पहचानना है। पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके सामने है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है बेसल कन्वेंशन यह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित है,
और चौथा है रामसर कन्वेंशन या ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन से संबंधित है। इसी में हमें देखना है कि निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है वह सही है। तो जो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल। अब हम लोग यदि अन्य तीनों ऑप्शन को देखें तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यह जो बेसल कन्वेंशन है वह खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से संबंधित है। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से संबंधित है बेसल कन्वेंशन। और यह जो रामसर कन्वेंशन है वह 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर कन्वेंशन 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इस कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और यह जो रामसर कन्वेंशन है वह मुख्य रूप से वेटलैंड या आर्द्रभूमि से संबंधित है। एक बार फिर हम लोग इसे मेमोराइज कर लेते हैं। तो देखिए यह जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह ग्लोबल वार्मिंग नहीं ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन, यह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से नहीं बल्कि बेसल कन्वेंशन जो है वह खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से संबंधित है बेसल कन्वेंशन। और यह जो चौथा है रामसर कन्वेंशन वह ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन से नहीं बल्कि वेटलैंड या आर्द्रभूमिया से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। यह 1971 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसी कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है वह है नॉर्मन बोरलॉग निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति या नीली क्रांति, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन एंड ब्लू रिवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग। यदि प्रश्न आए कि भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित कौन है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित कौन है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखें तो वह है जैव विविधता अधिनियम भारतवर्ष में संसद द्वारा कब पारित किया गया? बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट बाय द पार्लियामेंट इन विच ईयर? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह 2002, नेक्स्ट ऑप्शन है 1992, नेक्स्ट ऑप्शन है 1996 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 2000 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वह भारत में सर्वप्रथम 2002 ईस्वी में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है मानव शरीर निम्न में से किसका उत्पादन नहीं करता है? द ह्यूमन बॉडी डजंट प्रोड्यूस। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन्स, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन्स एंड चौथा ऑप्शन है वह है एंजाइम, पाँचवा ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक के। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विटामिन मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है, अर्थात मानव शरीर द्वारा विटामिन का स्रवण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्न में से किसका परिणाम है? द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्सेस ऑफ क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है वह है मेथेमोग्लोबिनेनियम, तीसरा ऑप्शन है घुलित ऑक्सीजन की अधिकता या एक्सेस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड चौथा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ टीडीएस या टीडीएस की अधिकता, या पाँचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेथेमोग्लोबिनेमिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच कॉल्स द एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज पास्ट इन द ईयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए उचित कार्रवाई है किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे तो यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किस वर्ष अधिनियमित या हस्ताक्षरित या स्वीकृत किया गया था?
इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1986 या 1986, नेक्स्ट ऑप्शन है 1987 या 1987, नेक्स्ट ऑप्शन है 1988 या 1988, नेक्स्ट ऑप्शन है 1885 या 1885 और नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1987। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पहला ऑप्शन है ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर जो बी है वह है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है वह है एड्रेनालाइन, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह जो ग्लूकाजेन है वह सिंगल चेन पेप्टाइड हार्मोन है। ध्यान दीजिएगा यह जो ग्लूकागन है वह सिंगल चेन पेप्टाइड हार्मोन है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सिंगल चेन पेप्टाइड हार्मोन है और 5 ऑप्शन दे दे जिसमें ऑप्शन है ग्लूकागन भी रहे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ग्लूकागन अर्थात ग्लूकागन एक सिंगल चेन पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है फोटोकेमिकल स्मॉग प्रदूषण में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग पॉल्यूशन डजंट कंटेन। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है पैन जिसे पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट के रूप में भी जानते हैं और जो 5वां ऑप्शन है वह है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है सर्टोली कोशिकाओं को पिट्यूटरी हार्मोन के रूप में विनियमित किया जाता है अर्थात सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज FSH, GH, प्रोलैक्टिन, LH या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात FSH। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो वह है किसी जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में किसे जाना जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फेलेजेनी, वंशावली, जीवाश्म विज्ञान या व्यक्तिवृत्त और नेन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेलेजेनी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 67th BPSC की बायोलॉजी से संबंधित या आज का हमारा 50 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण शेड्यूल था। धन्यवाद।